सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। एक अब्दुल कलाम साहब एक बहुत फेमस कोट कहा करते थे कि हर योद्धा की राहों में एक मुश्किल सदा खड़ी होगी। हर योद्धा की राहों में एक मुश्किल सदा खड़ी होगी, पर संघर्ष कठिन होगा जितना, उतनी ही जीत बड़ी होगी। तो आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिन्होंने अपने संघर्ष को, अपनी मुश्किलों को, अपने हालातों को अपनी जीत में तब्दील किया है। तो ये शख्स है हमारे महाराष्ट्र से, जिनका नाम है दशरथ, और जिन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन में यानी कि CWC में 54th रैंक हासिल करके अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तो दशरथ जी, सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। आपने 54th रैंक हासिल किया CWC में, इसके लिए आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत सारी कंग्रेचुलेशन और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो दशरथ जी, आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ बताएंगे कि आप मतलब कहाँ से हैं, कैसे आपने तैयारी की, आपका नाम, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में। सर मैं बेसिकली महाराष्ट्र के पंढरपुर करके सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में ये है, उससे बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से। जी और मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर फार्मर है। जी। और मेरे बेसिक स्कूलिंग कोई CBSE वगैरह से कुछ हुए नहीं, सिर्फ स्टेट बोर्ड से हुआ है। और मैं 2019 का डिप्लोमा पास आउट हूँ और बीटेक पास आउट में 2022 में हुआ हूँ। और 22 से अभी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपने डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों कर रखा है। 19 में आप डिप्लोमा पास आउट हैं, 22 में आपने बीटेक किया है। ठीक है, तो आपने वही महाराष्ट्र से किया है। हाँ सर, महाराष्ट्र से ही किया। तो फिर ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका दशरथ जी? ये सर थर्ड अटेम्प्ट था सर। इससे पहले के 2 अटेम्प्ट मतलब प्री क्लियर हो गया था आपका? नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कुछ बहुत ही कम मार्क मिले थे, 106 मिले थे। और दूसरा सेकंड अटेम्प्ट में प्री रह गया था 0.5 मार्क से। तो डियर, अगर हम इस जर्नी को देखें तो मतलब जैसे आपने शुरू के 2 अटेम्प्ट दिए तो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाई चीजें। तो वहां पे एक जो दौर आता है वो थोड़ा सा अंदर फ्रस्ट्रेशन का दौर आ जाता है कि अब आगे क्या होगा। तो वहां से आप देखिए कि वो एक दौर था आपका जब 2 अटेम्प्ट भी आपका मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया। तो ये जर्नी कैसी रही, मतलब एक अगर देखा जाए वहां से लेके जो उस समय में आपका जो मेंटल स्टेटस था और अभी जो मेंटल स्टेटस है, तो इसके बीच की जर्नी का थोड़ा सा बताइए इतिहास मुझे। मेंटल स्टेटस मतलब सर, जैसा एक कॉमन है कि हर बच्चा थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वैसा मेरे साथ होने लगा था। बट मैंने एक ही किया कि स्टडी को छोड़ा नहीं और देते गया। मतलब अभी इस साल भी एग्जाम देते समय मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार अभी 2 साल में इतना नहीं हुआ, अभी मतलब जॉब के साथ ही भी क्या हो सकता है। पहले प्री तैयार करके भी कुछ नहीं हो रहा था, अभी जॉब के साथ क्या होगा। बट पढ़ा और दे दिया एग्जाम, क्योंकि करना तो था, छोड़ना नहीं था। ठीक है, तो कैसी स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही पूरे तैयारी के दौरान? मतलब आपने इतनी अच्छी रैंक निकाली है 54, वो भी अच्छा डिपार्टमेंट भी आपको मिला है, सेंट्रल वाटर कमीशन। तो अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो कैसे पढ़ाई करते थे आप? मतलब जैसे अगर जो यहाँ पर बच्चे लाइव देख रहे हैं हमको, अगर उनको कोई मैसेज आपको देना है कि मतलब आप कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे अपने टाइम को मैनेज करते थे, और कैसे चीज मतलब शॉर्ट नोट्स आप बनाते थे या फिर MCQ सॉल्व करते थे या टेस्ट सीरीज कितनी सॉल्व करते थे, तो कैसे आप इसको मैनेज करते थे? सर मैं पहले से थरोली एक बार टॉपिक पढ़ लेता था थियोरेटिकल बुक से और एनी लेक्चर से, किसी सर से वगैरह। उसके बाद PYQ लगाता था और टेक्स्ट बुक के सभी टेस्ट देता था, A लेवल के, J लेवल के, इवन दो HPCL ऑफिसर के वगैरह सभी एग्जाम के प्रेशर मतलब वो क्वेश्चन होते थे, वो सेट लगाता था। और उसमें से क्वेश्चन सेव करके रखता था। वो टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन सेव करके रख सकते हो। और हाँ जी। सेव्ड क्वेश्चन है ना, वो आपको एक साथ एक इसमें मिल जाएंगे। आप कहाँ भी बैठे हो, खाना खाने बैठे हो, आप 2 मिनट इधर उधर, आपको टाइम है तो आप मोबाइल निकालो, सेव्ड क्वेश्चन आपने एक बार देख भी लिए तो मतलब गलत क्वेश्चन है ना, तो आपको आगे गलत नहीं हो जाएंगे। मतलब टेक्स्ट बुक का वो फीचर भी बहुत अच्छा है सर। मतलब आपको टेस्ट सीरीज से बहुत ज्यादा मदद मिली? टेस्ट सीरीज से बहुत सर। और क्योंकि रियल टाइम टाइमिंग का भी एक्सपीरियंस मिलता है ना सर टेक्स्ट बुक से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो होता ही है, जब आप किसी चीज में लगातार कोशिश कर रहे होते हैं, लगातार आप किसी चीज के लिए फोकस कर रहे होते हैं, तो एक न दिन वो चीज आपको मिल ही जाती है। तो वो तो आपको ठीक है, आपने आपको टाइम पे किया है, आपने इतना टाइम दिया, तो टाइम कहीं ना कहीं आपको जरूर पे करेगा और सफलता के रूप में ही आपको पे करेगा और आपको सक्सेस जरूर देगा। तो डियर, आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाते थे आप पढ़ के? मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन आपने पढ़े, टेस्ट सीरीज से पढ़े, आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगा आपने नोट कर लिया, कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते थे आप? या आपने जब भी आप अपने थ्योरी को पढ़ते थे तो कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाया करते थे? हाँ सर, थियरी को पढ़ता था तो मेन मेन 3-4 सब्जेक्ट के मेरे पास शॉर्ट नोट थे। और टेक्स्ट बुक का कोई नोट्स नहीं बनाता था, क्योंकि उसमें वो सेव्ड क्वेश्चन का ऑप्शन था ना, तो हाँ क्वेश्चन जी। सीधा करके उसको फिर एक बार देख लेता था। अच्छा, तो डियर, जैसे
कैसा रिएक्शन रहा जब आपने पहली बार इस बार अपना रिजल्ट देखा? तो रिजल्ट मतलब अभी इंस्टेंट रिएक्शन, मतलब वो जो इंस्टेंट, वो जो मोमेंट होता है ना एक, वो कैसा था? मोमेंट मतलब वही बस कि भाई अब हो गया, मतलब अभी आगे 60 साल तक का दिखने लगा भाई, अभी फ्यूचर तो मतलब हो ही गया। अच्छा, पूरा फ्यूचर दिखने लगा। तो अभी डियर डेस्टिनेशन कहाँ है? वेयर इज योर फाइनल डेस्टिनेशन? सर अभी तो प्रिपेयर, सिविल सर्विस को प्रिपेयर करने का मन है तो। अच्छा, यू आर थिंकिंग अबाउट यूपीएससी। हाँ। अच्छा। एंड वन मोर थिंग कि जैसे हम कभी कभी ना, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और उनका भी कभी कभी सिलेक्शन नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, वो भी अच्छा कर लेते हैं, है ना? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे कभी उन्होंने अटेम्प्ट दिया, उनका किसी एग्जाम में 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया, तो बच्चे बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे उनसे? हाँ सर, वो मेरे साथ भी हुआ है ना, 0.5 मार्क्स से एक बार प्री रह गया, उसके बाद एसएससी का एग्जाम 1 ईयर के लिए डिले भी हुआ उस साल 2021 में। हाँ जी। फिर बट मैंने मतलब क्योंकि डिसकंटिन्यू नहीं किया, स्टडी स्टडी नहीं छोड़ा, मतलब ये वही करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम थोड़ा आएगा जाएगा, एग्जाम कभी निकलेगा कभी कम मार्क्स से रह जाएगा, वो चलता रहेगा, बट आपको एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक होप होनी चाहिए कि मेरे को सक्सेस जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, बट मिलेगी जरूर। मिलेगी जरूर सर। तो डियर, क्या आप किताबें प्रेफर करते थे? मतलब जैसे मोटी मोटी किताबें जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, प्रेफर करते थे या आपने खुद के नोट्स बनाया करते थे? नहीं सर, खुद के नोट्स बनाता था सर। अच्छा, खुद के नोट्स बनाते थे और लास्ट टाइम उसी को आप रिवाइज करते थे। हाँ सर। तो आप मतलब ये जो सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट है, आप मतलब अभी ये नेक्स्ट ईयर जो अभी इस बार का जो एसएससी जेई आएगा, तो क्या आप अभी प्लान कर रहे हैं कि मेरे को और कोई अच्छा डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, या फिर यही है अच्छा है आपके लिए? नो सर, मेरा पहला प्रेफरेंस ही सीडब्ल्यूसी था, मैं चाहता था सीडब्ल्यूसी भर सकता था। वो तो बेटा मैंने बच्चों से कई बार बोला भी था कि सीडब्ल्यूसी जो है वो काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, हर तरह से बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है सीडब्ल्यूसी। तो क्या इस बार भी आप ट्राई करेंगे अभी, मतलब कि या अभी रेस्ट करना है कि यार सर बहुत हो गया मेहनत, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, 2-3 साल से लगे हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट करना है अपने को? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, अभी परेशान नहीं हुए स्टडी से, मतलब स्टडी छोड़ेगा तो ऐसा डर लगता है कि यार स्टडी से दूर जा रहे, वो तो अभी तो अभी नहीं छोड़ोगे सर, अभी तो। अच्छा, अभी कंटिन्यूअस ही रहना है। हाँ सर। तो ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर ये रहा कि आप कभी डिमोटिवेट नहीं हुए, मतलब आपने जब भी आपको फेलियर बाय द वे कभी मिल भी गई हो, तो आपके अंदर वो चीज था कि यार नहीं, मैं आज नहीं तो कल कर लूंगा, मतलब मैं इसको कर जरूर लूंगा, मेरे को जॉब ही मिलेगी जरूर, और आपने कंटिन्यूटी अपनी नहीं छोड़ी। नहीं सर, फियर था, बट अभी मतलब फियर था, पर बट आज से एक अंदर से एक विश्वास भी था कि कर जाएंगे। अच्छा दर्शक, एक चीज, आप जैसे टेक्स्ट बुक या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लाइव टेस्ट भी देते थे? लाइव टेस्ट मोस्टली देता था, बट हाँ, कभी मतलब कभी। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। हाँ सर, मॉक टेस्ट देता था। अच्छा, और तो मॉक टेस्ट, मॉक एक, टेस्ट। हाँ सर, आपका और एक मैं क्लू बता सकता हूँ सर कि आपका सिलेक्शन पास आए कि नहीं आए, आप समझ सकते हो जब टेक्स्ट बुक के आपके बिलो 100 रैंक का आने लगेंगे ना, लास्ट 6 मंथ के लिए, तो आपको समझ लेने का ही कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने वाला है। गाइज ये पॉइंट बहुत अच्छा इन्होंने बताया, नोट करने वाला पॉइंट है। एक बार इन्होंने बोला कि जब भी आपका लास्ट टाइम एग्जाम का चल रहा होता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम आपको उनसे मुखातिब कराए हैं, आपको उनसे मिलवा रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये क्लियर किया हुआ है। तो वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बेसिकली शेयर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका एग्जाम पास आता है और आपको 3 से 4 महीने पहले ऐसा लगने लगे कि जब भी आप टेक्स्ट बुक और अपना टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट, और अगर आपकी रैंक 100 से नीचे आती है, यानी कि जैसे मान लीजिए आप विद इन 100 आ रहे हैं, जैसे 50 आ रहे हैं या 40 आ रहे हैं या फिर 100 से ऊपर जा रहे हैं, लाइक 200 या 400 जा रहे हैं, तो अगर आपकी रैंक ज्यादा आ रही है, मतलब आपकी रैंक अच्छी नहीं आ रही, तो आपको अगेन मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आपकी रैंक थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में है ना डियर? यही बात बोल रहे हैं आप? मैंने यही महसूस किया जब 21 में एग्जाम दिया, तभी इतना नहीं आता था, बट इस साल बहुत अच्छा रैंक आता था सर। मैंने जून जून से स्टार्ट किया था सर मॉक टेस्ट देना। अच्छा दशरथ, इन सब तैयारियों में, इन सब जर्नी में, मतलब ये एक स्टूडेंट से इंजीनियर तक जाने की जो जर्नी होती है, इसमें इस प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? बहुत सर, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ ना के बराबर ही थी, मतलब कुछ किया ही नहीं मैंने पर्सनल लाइफ के लिए। एक्चुअली यहाँ पर जो बच्चे अपने को देख रहे हैं ना, ये बच्चे हमसे, जैसे जब भी मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ, ये बच्चे में से कई बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर वैलेंटाइन डे पे आप लीव करेंगे क्या, क्लास लेंगे क्या, या छोड़ेंगे क्या? तो क्या कहोगे इनसे आप? ये इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और अगर आप हर तरफ खुशियों की तलाश करेंगे ना, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी।
तो आपको एक पॉइंट पर ओरिएंटेड जरूर रहना पड़ता है, एक पॉइंट पर फोकस जरूर रहना पड़ता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर, फोकस पे होना जरूरी है कि नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और अभी डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ईजी है सर, मतलब बहुत वे है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। ठीक है, तो डियर बेसिकली ये है कि आप यूट्यूब सेशन की आपने हेल्प लिया है मेरे लेक्चर्स की कभी? हाँ सर, कभी के प्रैक्टिस सेक्शन का आपको आपके देख लेता था सर। अच्छा, मतलब ऐसा रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख लेते थे? हाँ सर। ठीक है, तो मतलब आपको बेसिकली आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए, जहां तक हम समझ पा रहे हैं आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, आपने टेस्ट सीरीज प्रॉपर सॉल्व करी, और आपकी रैंक भी मतलब आई गेस कि लास्ट टाइम में जब भी एग्जाम नजदीक आ रहा होगा तो आपकी रैंक काफी इंप्रूव हो रही होगी टेस्ट सीरीज में भी। यस सर। कितनी मतलब कितनी मैक्सिमम कितनी बेहतर से बेहतर रैंक आपकी आई है दशरथ, जब भी आप टेस्ट सीरीज देते थे, ताकि बच्चों को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी ना कि अपने को भी यार इसी में रहना है। बेहतर से बेहतर मतलब कभी कभी 10, 9 ऐसे भी आई है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब अंडर 10 आप आ चुके हैं। हाँ। तो मतलब ये आप बोल सकते हैं ना कि जैसे अगर हम कोई बच्चा कंटिन्यूअसली टेस्ट दे रहा है और अगर वो अंडर 10 आ रहा है लगातार 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। नहीं सर, 100 अंडर 100 के भी आएंगे ना तो चांसेस बहुत है। एक आध दो टेस्ट में अंडर 10 भी आ सकते हैं, अभी इतना आ रहा है तो। इसमें बहुत सारे बच्चे दशरथ ये पूछते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट देखो जो क्वेश्चन है बच्चों का, सबसे बेसिक जो क्वेश्चन होता है वो ये है कि हाउ टू मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली। Like there are various of subject, like technical subject, there are non-technical. In the non-technical section there are again two segments, one is like for reasoning, another is for like GS and GK. So how to basically manage the time? सर अभी मैं तो कैसा करता था, दिन में एटलीस्ट 5 to 6 आवर टेक्निकल को देता था। अच्छा, 5 to 6 hours. हाँ, इसमें नोट्स निकालना, पहले पिछली नोट्स रिवाइज करना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, ये सब इसमें आ जाएगा टेक्निकल का। और रीजनिंग को 1 घंटा सफिशियंट है सर। एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिए रीजनिंग के तो डेली 1 घंटा सफिशियंट है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। वो भी आप टेक्स्ट बुक से ही उसका यूज कर सकते हो, सीजीएल का वगैरह पूरे ईयर सभी लगा लो उसमें। वही मतलब एक बार पढ़ लिया तो बुक से भी रीजनिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बुक से लगा लो। और जीके के लिए 1 घंटा देता था सर। बेसिकली दशरथ क्या होता है ना कि रीजनिंग जो होती है ना वो एसएससी जेई लेवल में इतना हाई लेवल की नहीं आती कि आप मतलब बहुत ज्यादा इसके पीछे भागो। तो मैं बच्चे से वो कहता हूँ कि ठीक है आप टेक्निकल पर फोकस करो, आप इक्वली फोकस करो रीजनिंग पर भी और बाकी जो नॉन टेक्निकल सेगमेंट है उस पर भी फोकस करो। बट आप ज्यादा फोकस अगर करोगे ना टेक्निकल पर, मतलब ज्यादा रिदम अपनी बना के रखोगे, कंटिन्यूटी बना के रखोगे, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा। हाँ बट सर रीजनिंग भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्री के लिए। अब टाइम बचाओगे उधर तो आपको टेक्निक में टाइम ज्यादा मिलेगा, तो आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे सर। दशरथ कैसी क्वालिटी आपको लगती है हमारी टेस्ट सीरीज जो हमने डिजाइन करी है, मतलब आप देखेंगे जिस तरह से एक्सप्लेनेशन है, क्या कहना चाहिए, क्या आपको किस तरह की क्वालिटी आपको नजर आती है? क्वालिटी सर, फर्स्ट बात यह है कि उसमें मिस्टेक्स ना के बराबर है, मिस्टेक्स नहीं है, गलत आंसर दिया है ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। हाँ और सेकंड बात एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया है। और और जो विंडो है ना उसका वर्किंग एरिया ना टेस्ट देते समय वो सेम एज टू एग्जाम के जैसा ही होता है ना, वैसा ही है सर। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए दशरथ, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही, आपने मतलब आपका एक लाइफ का जो स्ट्रगल वाला फेज था वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा एंड तो हुआ है। मतलब अब आपको एक जैसे होता है ना कि अपने को एक फाइनेंशियल एक बैकअप मिल जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। मतलब वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी ना, कि अब जैसे एक चीज हो गई तो यार हम कम से कम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो एक फाइनेंशियल बैकअप अपना बन जाता है। और देखिए ये चीज होती है कि जब आपके पास एक फाइनेंशियल बैकअप बन जाता है तो आप किसी भी एग्जाम के लिए लग सकते हैं। मतलब आप कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम है तो आप फ्यूचर में टारगेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आपका एक एग्जाम क्लियर हो जाता है ना, तो आपके पास जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है किसी और एग्जाम को क्वालिफाई करने का, वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये लगता है कि यार यस आई कैन डू दिस, बस ये अंदर से फील आता है जब भी आपका एक एग्जाम क्लियर होता है। अंदर से बस एक आवाज आती है कि कोई भी एग्जाम में अगर मैं भरूंगा तो एटलीस्ट आई कैन डू दिस, मतलब मैं इसे कर जरूर लूंगा, क्योंकि मैंने वो डेडिकेशन देखा है, मैंने वो टाइम देखा है, मैंने वो फेलियर देखा है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको जरूर कर लूंगा। तो आपकी जो जर्नी रही डियर, मतलब स्टूडेंट से लेके गवर्नमेंट जॉब तक की, वो बहुत ही शानदार जर्नी रही जिस तरह से आपने बताया। तो चलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके फैमिली को भी एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा गिफ्ट जो होता है ना वो माँ बाप को मिलता है। जब आप कहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनके चेहरे की जो स्माइल है ना यार, उससे बड़ा गिफ्ट लाइफ में कोई नहीं है ना? Yes. तो ये जो सक्सेस है वो आपको और आपके फैमिली को पूरी तरह से मुबारक हो। एंड दशरथ अगेन बहुत सारा कंग्रेचुलेशन, और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, बहुत ब्राइट फ्यूचर हो आपका। और आपने जिस तरह से स्ट्रगल किया है, जिस तरह से आपने मेहनत किया, वो बाकी बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं एक सीख है और एक उनको तरीका है बताने का कि आप भी कैसे मेहनत करें और आप भी कैसे सफलता को पा सकते हैं। सो दशरथ बहुत सारा कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच तो फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड एक लास्ट में एक चीज और बोलूंगा
इन बच्चों के लिए कुछ मैसेज बताइए, जो बच्चे यहाँ पर आपको आपके भाई बहन देख रहे हैं, बस उनके लिए एक मैसेज प्यारा सा बताइए, क्या करें वो, मतलब कैसे वो करें, कुछ भी अगर आपको इनके लिए बोलना है तो। मैसेज में सिर्फ मेरा यही है कि सर आपका आईक्यू लेवल डिपेंड करे ना करे, बट आप कंसिस्टेंट रहे और फोकस्ड रहे, ये सर, ये मतलब ये डिस्ट्रैक्ट मत होइए सर। अभी ये कलयुग चल रहा है तो इसमें डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत वे है सर, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट मत हो और कंसिस्टेंट रहो सर। ठीक है, चलिए दशरथ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड हमारी पूरी टीम की तरफ से और पूरी टेक्स्ट बुक की तरफ से आपको अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।